Hello, students. Good morning. We are running on our topic excretory system or excretion, उत्सर्जन तंत्र. चैप्टर नंबर 19 का कल हमने लेक्चर नंबर 1 लिया था और जैसा कि आपको पता है कि रिमेनिंग पार्ट चल रहा है हमारा. आपको ऑफलाइन क्लासेस में जहां तक मैंने पढ़ा दिया था उसके आगे के वीडियोस मैं बना रहा हूं, जिसमें एक वीडियो मैंने आपको कल प्रोवाइड किया था और एक आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एक्सक्रीशन का रिमेनिंग पार्ट चैप्टर नंबर 19 आपका कंप्लीट हो जाएगा और सारे पीडीएफ मैं आपको भेज चुका हूं एक्सक्रीशन के और डाइजेस्टिव के. देन 2 चैप्टर रहेंगे जिनके वीडियोस मैं कल से बनाऊंगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम 2 ही है. 10 लेक्चर में हो जाएगा. उसके बाद 12th. तो स्टूडेंट्स आज के हमारे टॉपिक होंगे 3 टॉपिक हमारे रिमेनिंग रह जाते हैं यहाँ पर. और वो 3 टॉपिक कौन से हैं? एक है मिक्चुरेशन यानी मूत्रण, दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन के अन्य अंग. तो यदि मिक्चुरेशन की बात करें, हम लोग मूत्रण की बात करें तो वो क्या होता है? देखिए, मूत्रण का मतलब, मिक्चुरेशन का मतलब होता है एक्सक्रीट द यूरिन, मूत्र को बाहर निकालना, रिलीज करना. और वो सब कब होगा? देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोगों ने जो कुछ भी किया उसमें किडनीज के द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, यानी किडनी ने ब्लड को फिल्टर किया. और जब किडनी ने ब्लड को फिल्टर किया तो उसके फिल्ट्रेशन के बाद में प्रोसेसिंग हुई, यानी मूत्र निर्माण की क्रियाविधि हुई, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हुआ. और उसमें आपको पता है कि उसमें फिल्ट्रेशन होता है पहले, उसके बाद में निस्यंदन होता है, उसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन होता है, पुनः अवशोषण होता है और सीक्रेशन होता है. और तब कहीं जाकर के यूरिन के रूप में वो लिक्विड आता है. और वो जो यूरिन के रूप में जो लिक्विड आता है, जो तरल आता है, वो तरल ही मूत्र कहलाता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है, स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर. तो जितना भी कार्यक्रम हमने कल स्टडी किया उससे पहले आपने पढ़ा ऑफलाइन में, उन सब के बाद में मूत्र यानी यूरिन बन चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है उस यूरिन का. और वो यूरिन फॉर्मेट होकर के बन करके अब मूत्राशय में यानी यूरिनरी ब्लैडर में आ गया है. तो जैसे कि आपको पता है ये यूरिनरी ब्लैडर है और इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यहाँ पर ये यूरिनरी पोर होता है. तो यहाँ पर आकर के यूरिन कलेक्ट हो गया. अब जब ये यूरिन कलेक्ट हो जाता है और ये यूरिनरी ब्लैडर फुल भर जाता है, फुल एकदम फिलअप हो जाता है, तो इसकी दीवारों पर दबाव पड़ता है, प्रेशर मेंटेन होता है. और वही प्रेशर को लेकर के हमारी जो नर्व्स होती हैं वो हमारे CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन ले जाती हैं. वहां से फिर इम्पल्स आते हैं, जैसा कि वो पता है, इम्पल्स आते हैं और फिर यहाँ पर चिकनी पेशियां होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं. इन स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है. और जब ये मूत्राशय जो होता है यूरिनरी ब्लैडर, इसकी स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने से, संकुचन होने से ये मूत्राशय सिकुड़ता है. अब मूत्र से तो सिकुड़ गया तो प्रेशर बना इस प्रकार से. लेकिन मूत्र बाहर कब निकलेगा? जब ये यूरिनरी पोर जो दिख रहा है आपको, जो मूत्र छिद्र दिख रहा है, इसका शिथिलन होना चाहिए. क्योंकि जब तक ये खुलेगा नहीं, ये बंद होता है, जब तक ये खुलेगा नहीं. देखो, मूत्राशय का तो संकुचन हुआ यूरिनरी ब्लड का, लेकिन जो नीचे जो पोर है उसका शिथिलन हुआ, वो खुल गया, वो ओपन होता है. तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट होता है इस प्रकार से, यूं प्रेशराइज होता है इस प्रकार से, यूं, ठीक है ना. और ये ओपन होता है उल्टी दिशा में, तो फिर ये यूरिन एक्सक्रीट होने शुरू हो जाता है, यूरिन बाहर निकलता है. तो मूत्राशय के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और डाइल्यूशन ऑफ द यूरिनरी पोर, 2 घटनाएं होती हैं. और ये सारा काम कौन करवाता है? चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स करवाती हैं. किसकी प्रेरणा से करवाती है? इंपल्स से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की से. जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल भर जाता है, मैं बता दूं आपको कि हम पर डे 700 से लेकर के और 1500 ml तक यूरिन एक्सक्रीट करते हैं. पर डे का हमारा एवरेज कितना होता है? 700 से लेकर 1500 ml यूरिन हम लोग एक्सक्रीट करते हैं. और इस यूरिन की अगर हम बात करें, इस यूरिन का यदि हम केमिकल कंपोजिशन देखें, यूरिन का यदि हम केमिकल कंपोजिशन देखें, केमिकल कंपोजिशन देखें तो क्या दिखाई देता है हमको? कंपोजिशन देखें, यदि हम इसका रासायनिक संगठन देखें तो मूत्र जो होता है उसमें यूरोक्रोम, यूरो
क्रोम नाम का एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। पिगमेंट यानी होता है वर्णक, वर्णक होता है, ठीक है ना। ये यूरोक्रोम नाम का एक पिगमेंट वर्णक होता है, जिसकी वजह से जो पेल येलो कलर का, पीले रंग का, हल्के पीले रंग का पेल येलो कलर का यूरिन होता है। तो यूरिन का कलर कैसा भैया जी? यूरिन का कलर होता है पेल येलो, यानी कि हल्का पीला रंग होता है। किस वजह से होता है? यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट या वर्णक की वजह से ये होता है। अब यूरिन के अंदर यूरिनॉइड, यूरिनॉइड नाम का एक पदार्थ मिलता है, और इस यूरिनॉइड की वजह से एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, एक विशिष्ट गंध होती है, यूरिन की विशिष्ट गंध। आप जानते हो ना, यूरिन जहां भी हम जाते हैं तो हमको एक स्पेशल, एक स्पेसिफिक ऑर्डर मिलता है, गंध मिलती है, उसका यूरिन की गंध होती है। वो पर्टिकुलर पहचान जाता है, यूरिन है, यहाँ पर यूरिन किया गया है। क्यों? क्योंकि उसमें यूरिनॉइड नाम का एक मटेरियल या पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। अगर यूरिन के घनत्व की बात करें तो 1.04 से 1.01 से 1.04 रो इसकी डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, यानी यूरिन का एक घनत्व होता है। पीएच 6 से लेकर के 6.8 होता है पीएच इसका नॉर्मली यूरिन का। तो स्टूडेंट्स, यूरिन का यदि केमिकल कंपोजिशन देखें तो उसमें करीब करीब 96 से लेकर के 98% तक वाटर होता है, पानी होता है, ठीक है ना। और अगर हम उसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो उसमें यूरोक्रोम नाम का वर्णक होता है, पिगमेंट, जिसकी वजह से वो पेल येलो कलर होता है। यूरिनॉइड नाम का पदार्थ होता है, इसकी वजह से उसकी स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। 6 से लेकर के 6.8 की पीएच होती है, 1.01 से 1.04 रो उसकी डेंसिटी होती है, और 96 से लेकर के 98% वाटर होता है। इसके अलावा 10 to 30 ग्राम यूरिया होता है। यूरिया, यूरिया तो इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सक्रीट करते हैं। अब केवल यूरिया ही नहीं होता, बल्कि यूरिया के साथ में यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना। कैरोटिनॉइड्स होते हैं, सॉरी, यूरिक एसिड होता है, कीटोन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कीटोन्स होते हैं, यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना, कीटोन्स होते हैं। इस प्रकार के बहुत सारी चीजें आपको, हिप्पूरिक एसिड होता है, हिप्पूरिक अमोनिया होती है, हिप्पूरिक एसिड्स होते हैं, अमोनिया पाई जाती है। ये सभी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं, जिनका एक्सक्रीशन और उत्सर्जन होता रहता है। तो हिप्पूरिक एसिड हुआ, क्रिएटिन हुआ, क्रिएटिन हुआ, क्रिएटिन अगर बढ़ जाए बॉडी के अंदर तो किडनी फेल हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी। तो क्रिएटिन, एमोनिया, हिप्पूरिक एसिड, कीटोन्स, यूरिक एसिड, इन सबको रिलीज करना होता है। ये यूरिया के साथ मिलकर, वाटर के साथ मिलकर यूरिन बनाते हैं, और उसी यूरिन को हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। आया बात समझ में? अब देखिए, यूरिन यूरिन का यदि हम पैथोजेंस करें, उसका देखें, उसका टेस्ट करें यूरिन का, ठीक है ना, पैथोलॉजी लैब के अंदर इसको लेकर के जाएं, उसका एक आइडेंटिफिकेशन करें। तो यूरिया से हम लोग, यूरिन से हम लोग ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया नाम की डिजीज का पता लगा सकते हैं। ग्लाइकोसूरिया जो होती है ना, वो डायबिटीज है। वो क्या है? डायबिटीज है, वो डायबिटीज है। यानी ग्लाइकोसूरिया, मूत्र यूरिन लेंगे, आजकल तो ब्लड से हो जाता है, और यूरिन के अंदर शुगर चेक करेंगे तो हमको डायबिटीज का पता लग जाता है। ग्लाइकोसूरिया नाम की डिजीज होती है। यदि यूरिन के अंदर शुगर बढ़ रही है तो वो मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है, उसको ग्लाइकोसूरिया भी कहते हैं। और कीटोनूरिया में क्या होता है? अगर कीटोन्स बढ़ गए तो मूत्र उत्सर्जन में प्रॉब्लम होती है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो कीटोन्यूरिया नाम की डिजीज भी हो जाती है। इनका पता लगाने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए हम यूरिन का टेस्ट करते हैं, उसका बायोकेमिकल टेस्ट लगाया जाता है। समझ में आ गया? आपको नहीं आया? ठीक है ना। तो देखिए, इस प्रकार से हमने मैच्योरेशन की बात की, आपसे मूत्रण की बात की कि मूत्रण की कंडीशन बनती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है उत्सर्जन के अन्य अंग। कि यदि आपसे कहा जाए कि किडनी के अलावा आप किन किन और ऑर्गन्स को जानते हो जो हमारी एक्सक्रीशन के अंदर या उत्सर्जन में मदद करते हैं, तो आप किनको जानते हो? तो देखिए, सबसे पहले लंग्स की बात कर लेते हैं। तो उत्सर्जन के अन्य अंगों में बहुत सारे ऑर्गन्स यहाँ आते हैं, जैसे कि लंग्स, लंग्स यानी फेफड़े, फेफड़े जिनका काम क्या होता है? CO2 का एक्सक्रीशन करना, एक्सक्रीशन। पर डे हम 18 लीटर
CO2 को एक्सक्रीट कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, निकाल देते हैं। सोचो 18 लीटर CO2 निकाल देते हैं। तो CO2 एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है, पदार्थ है, गैस है, खतरनाक, हानिकारक है, हार्मफुल है, जिसे रिलीज करना जरूरी होता है। वो काम लंग्स करता है। अब कर देते हैं लिवर। लिवर भी एक दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, यकृत जिसे अपन कहते हैं। अगर लिवर की बात करें तो इसमें बहुत सारे एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा होते रहते हैं, उत्सर्जित पदार्थ इकट्ठा होते रहते हैं, जिसमें बिलीरुबिन होता है। ये आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं आपको पाचन वाले में। बिलीविरिडिन होता है, बिलीविरिडिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और बहुत सारे अन्य अन्य ऐसे डेड पार्टिकल्स होते हैं, डेड सेल्स होती हैं यहाँ पर। ये सारी चीजें जो होती हैं ये लीवर हमारा एक्सक्रीट करता रहता है। बाइल जूस वो निकालता है, बाइल जूस निकालता है, जिसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं। और यदि आप बात करेंगे बाइल पिगमेंट्स और बाइल जूस के बारे में, तो ये क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल जूस होते हैं, ये भोजन के पाचन में, डाइजेशन के अंदर मदद होती है, और उसके बाद में ये बाय द स्टूल या मल के साथ ये क्या है, बाहर उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो लिवर का काम भी एक्सक्रीशन का होता है, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का होता है। ये हमारा लिवर की बात हो गई, और लिवर के बारे में हम काफी बात आपके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में कर चुके हैं। अगर तो फेफड़ों की बात हो गई, लिवर की बात हो गई, अब आती है स्किन की बात कर लीजिए। चलिए स्किन, ये तीसरा हो गया त्वचा। और त्वचा में दो चीजें होती हैं, तेल ग्रंथियां यानी ऑयल ग्लैंड्स, तेल ग्रंथियां यानी कि ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, और दूसरी क्या होती है बताइए, श्वेत ग्रंथियां, स्वेट ग्लैंड्स, श्वेत ग्रंथियां यानी कि स्वेट ग्लैंड्स। सभी लोग जानते हो कि स्किन द्वारा श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं वो पसीने को निकालती हैं, और पसीने के अंदर साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, और पानी होता है, मेटल होता है। और ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं वो बहुत सारे ऑयली जो सीक्रेशंस होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, लेसिथिन वगैरह, उनको रिलीज करने का काम करती हैं। तो कहने का मतलब होता है कि किडनी ही हमारा केवल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, बल्कि किडनी के साथ साथ लंग्स, लिवर और स्किन भी हमारे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को रिलीज करने वाले डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक लास्ट आएगा इस चैप्टर के अंतर्गत, और वो है डिसऑर्डर रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन। डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीशन से संबंधित डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, विभिन्न प्रकार के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं यहां पर। डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स रिलेटेड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन संबंधी, उत्सर्जन संबंधी समस्याएं, समस्याएं या प्रॉब्लम्स या रोग, ठीक है ना, ठीक है, रोग। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रमुख रोग होता है नंबर 1, जिसका नाम होता है यूरेमिया। क्या नाम होता है भैया जी, यूरेमिया। देखो यूरेमिया डिजीज क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है, सबसे प्रमुख डिजीज है, जिसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इफ यूरिया इज इंक्रीज्ड इनटू द ब्लड, जो हमने बताया कि 10 से लेकर 30 मिलीग्राम तक हम लोग रिलीज करते हैं, अगर यूरिया की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ गई तो ऐसी कंडीशन में पूरी तरह से यूरिया का हम एक्सक्रीशन नहीं कर पाएंगे, और वो यूरिया हमारे शरीर के अंदर टिश्यूज के बीच में जाकर के जमने लग जाएगा, स्टोर होने लग जाएगा। तो इस कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया में जो एक्सक्रीशन होता है, जो मिक्चुरेशन होता है, मूत्रण होता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पेनफुल ड्राइव होता है। ऐसी स्थिति में इस यूरिया को निकालना बहुत जरूरी होता है, और इसको निकालने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं, जिसका नाम होता है हीमोडाईलाइसिस, यानी हीमोडाईलाइसिस, जैसे हिंदी में हम लोग रक्त अपोहन भी कह सकते हैं। आप लोगों को जो वर्ड समझ में आए, हिंदी इंग्लिश का, दोनों देख लेना, आप लोगों को मैं कॉमनली लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो हम लोग यूरिया अगर ब्लड के अंदर ज्यादा इंक्रीज हो गया तो उसे निकालने के लिए हीमोडायलिसिस करते हैं, और हीमोडायलिसिस का मतलब होता है रक्त अपोहन, यानी कि उस रक्त में से यूरिया को रिलीज करवाना है। और इसके लिए हमारे पास में एक एपरेटस होता है, एक उपकरण होता है,
और उस उपकरण में क्या होता है इस प्रकार, एक उस उपकरण के अंदर क्या होता है इस प्रकार, इस प्रकार एक उपकरण होता है ये, इस उपकरण में दो चेंबर्स होते हैं, आपको दोनों चेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, एक चेंबर ये रहा, एक चेंबर ये रहा। इस चेंबर में नलिका होती है, ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स हैं ये रहे ट्यूब्स, ये रहे ट्यूब्स, समझ में आ गई, ये रहे ट्यूब्स, ये सेल फोन की ट्यूब्स कहलाती हैं, सेल फोन, सेल फोन ट्यूब्स कहलाती हैं, ट्यूब्स, समझ में आ गई, ये सेल फोन ट्यूब्स हैं। और यहां पर इसको, इसके अंदर हीमोडाइलेटिक फ्लूइड भरा रहता है, क्या भरा रहता है, हीमोडाइलेटिक फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड, हीमोडायलिसिस का फ्लूइड भरा रहता है। तो सेल फोन की झिल्लियों से निर्मित मेम्ब्रेन ऑफ द सेल फोन्स, इनकी वजह से दो चेंबर से बना हुआ ये एक डायलिसिस उपकरण होता है। कहते हैं ना आप लोग कि यूरिया बढ़ गया डायलिसिस करवा के आए, तो डायलिसिस कैसे होता है वो प्रोसेस है। अब क्या करते हैं, जो रीनल आर्टरी होती है, उस रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी, इस रीनल आर्टरी में से क्या होता है, ब्लड आता है, तो उसको कट करके यहां पर रीनल आर्टरी से ब्लड लेते हैं। लेकिन याद रखना, जब भी रीनल आर्टरी से ब्लड आता है तो उसमें हेपेरिन मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं हेपेरिन, ये हेपेरिन एक एंटी कोएगुलेंट है। क्या है भैया जी, एंटी कोएगुलेंट, यानी कि प्रतिस्कंधक, प्रतिस्कंधक होता है, यानी जो खून को जमने से रोकता है। तो एंटी कोएगुलेंट जो होता है, प्रतिस्कंधक जो होता है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो खून जम जाएगा, खून जमना नहीं चाहिए क्योंकि बाहर लेके आ रहे हैं। तो रीनल आर्टरी में कट लगाते हैं, रीनल आर्टरी का कनेक्शन किससे कर देते हैं, सेलफोन ट्यूब्यूल से कर देते हैं, जो सेलफोन की झिल्लियों से बनी नलिकाएं होती हैं। यहां पर हिपेरिन नाम का एक मेटेरियल, एक पदार्थ लगाते हैं, डालते हैं, ताकि खून जमे ना इसके अंतर्गत। इसे एंटी कोएगुलेंट प्रतिस्कंदक कहते हैं। अब क्या होता है, डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा इसमें से ब्लड ये घूमता रहता है, और घूमते घूमते ब्लड में से यूरिया जो होती है वो छन करके फिल्ट्रेट होकर के यूरिया जो होती है वो इस डायलेक्टिक फ्लूइड के अंदर आ जाती है, हीमोडायलेक्टिक फ्लूइड के अंतर्गत ये यूरिया आ जाती है। अब यूरिया तो छन करके आ गई और ब्लड रह गया प्योर। और फाइनली क्या करते हैं हम लोग, ये रीनल वेन होती है, क्या होती है, रीनल वेन होती है, यानी कि शिरा होती है। और जो रीनल वेन जो होती है, उस रीनल वेन से होकर के इस ब्लड को वापस से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने रीनल आर्टरी से ब्लड को लेके आए हो, और अगर रीनल आर्टरी से ब्लड आया तो उसे ब्लड बॉडी में पहुंचाना है ना वापस से, तो फिर रीनल वेन से उसको बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। उस समय पर हम लोग कोई कोएगुलेंट लगाते हैं यहाँ पर, ताकि वो ब्लड वापस से अपनी पोजिशन में आ जाए। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, रीनल आर्टरी से ब्लड लिया गया और उसके अंदर हेपेरिन डाला गया जो एंटी कोएगुलेंट है, सेलफोन की झिल्लियों ने फिल्टर किया उसको, यूरिया हीमोडायलेक्टिक फ्लूइड में आ गया, दो चैम्बर होते हैं ये यहाँ पर, और फिर फाइनली इस रीनल वेन के द्वारा इस ब्लड को वापस बॉडी के अंदर ले जाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इसमें होता है। अब क्या करते हैं, इस हीमोडायलेक्टिक फ्लूइड को ले जा करके फेंक देते हैं, तो यूरिया निकल गया ब्लड में से, फिल्टर हो गया वो, अब उस इंसान को वापस ब्लड चढ़ा दिया। लेकिन एक टेम्पररी व्यवस्था है, ठीक है ना, एक टेम्पररी व्यवस्था है। लेकिन अगर आपको परमानेंट करना है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों में होती है इनका किडनी फेल होने लग जाता है, किडनी उनका खराब होने लग जाता है, तो इसका सबसे अच्छा इंतजाम तो यही होता है, सबसे अच्छी व्यवस्था ये होती है कि उसकी किडनी को ट्रांसप्लांट कर दें। और यदि किडनी को ट्रांसप्लांट करना हो तो हमें किसी निकट संबंधी ब्लड रिलेशन के व्यक्ति से किडनी लेनी पड़ेगी। समझ में आता है आपको, क्यों लेनी पड़ेगी भाई, क्योंकि दोनों का किडनी का जो टिश्यू स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। अगर मुझे किसी की किडनी चाहिए तो वो मेरा ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, मेरा रक्त संबंधी होना चाहिए, ताकि हम दोनों के किडनी के जो टिश्यू स्ट्रक्चर है वो सेम हो। तो ब्लड किडनी का ट्रांसफ्यूजन एक सबसे इंपॉर्टेंट इलाज इसका होता है। एक इंसान में दो किडनियां होते हुए किडनी दे सकता है। तो स्टूडेंट्स कुल मिलाकर के तो ये आपको मैंने समझाया, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है। इसके अलावा दो प्रॉब्लम्स आपके और डिस्कस की गई हैं आपके कोर्स के अंतर्गत, और वो एक रीनल कैलकेलाई, ठीक है ना, और दूसरा ग्लोमेरुनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुनेफ्राइटिस, जिसे गुच्छ शोथ भी कहते हैं, गुच्छ शोथ, और दूसरा रीनल कैलकेलाई, कैलकेलाई यानी वृक्क की पथरी। दो प्रॉब्लम्स आपकी ये और डिस्कस हम करेंगे।
तो आपका ये चैप्टर फिर ओवर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो देखिए दोनों प्रॉब्लम्स में क्या होता है, आपको अभी भी मैंने डिस्कस किया था यूरेमिया के बारे में, और यूरेमिया को निकालने का कोई विशेष तरीका नहीं है, नया किडनी ही उसमें लगानी पड़ेगी, और जब आपको किडनी उसके अंदर लगानी पड़ेगी तो फिर उसके लिए आपको वो उसके अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा। तो रीनल कैलकुलाई की बात कर लेते हैं हम, ब्रक की पथरी और ग्लोमेरुलेफ्राइटिस गुच्छशोथ, दो प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे हम लोग ब्रक संबंधी प्रॉब्लम्स के अंदर, एक्सक्रीशन संबंधी प्रॉब्लम्स के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, रीनल कैलकुलाई में क्या हो रहा है, ब्रक की पथरी में क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्सिलेट या कैल्शियम कार्बोनेट नाम सुना होगा आपने, उनके कण जमा हो जाते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जमते रहते हैं हमारे ब्रक के अंतर्गत, और ब्रक में जो ब्रक की इकाई होती है नेफ्रॉन्स, उसमें उनके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं। तो वहां पर छोटा छोटा स्टोन जमा हो जाता है, और वो स्टोन बड़ा हो जाता है, जितना बड़ा होता है उसे ब्रक की पथरी हम कहते रहते हैं। तो रीनल कैलकुलाई ब्रक की पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट या कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, और वो क्रिस्टल्स आकर के नेफ्रॉन्स को रोक देते हैं। तो जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वो अवरुद्ध हो जाता है, और जब यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, दर्द होता है, पेनफुल ड्राइव होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, और दर्द और जलन की अवस्था आती है। तो ये इस वजह से होता है। उस दूसरा होता है हमारा गुच्छशोथ या ग्लोनेफ्रोस्टेसिस। तो ग्लोमेरुलस नाम आपने सुना ही है, ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है, और ग्लोमेरुलस में यदि जीवाणु का संक्रमण हो जाए, इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया हो जाए, तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से यहाँ पर गैप बन जाएगा, सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, और ज्यादा मात्रा में यूरिन का फॉर्मेशन होगा, दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये दो डिजीज आपकी होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती हैं, इनको आप डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, और जैसे कि आपको मैं फिर से बोल देता हूं एक बार फिर से, कि आपको मैंने रिमेनिंग पार्ट करवाया है इस चैप्टर के अंतर्गत, दो वीडियोस के अंदर आप इन्हें देखें, आपको पीडीएफ में भेज चुका हूं सारी की सारी, वो आप नोट कर लें। और अब आपके सिर्फ दो चैप्टर रह जाते हैं आपके कोर्स में, और वो होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिनके वीडियोज हम आपको कल से भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।